बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। 2023 का जो इलेक्शन है, आम इंतखाबात जो होंगे पाकिस्तान में, उसके ऊपर अब लगता ही है कि तीनों सियासी जमातों की नज़र है। तीनों बड़ी सियासी जमातों की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और PTI। और ये जो बयानिए की जंग चल रही है फ़िलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में, कि कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया है, मियाँ शहबाज साहब का दूसरा बयानिया है, फिर दोनों का अपना अपना धड़ा है। फिर मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान में लीड कर रही हैं मियाँ नवाज शरीफ के धड़े को, और मियाँ शहबाज साहब का धड़ा अलहदा है। और फिर हमने ये भी देखा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक इंटरव्यू देते हैं और विद इन नो टाइम एक ट्वीट आता है मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जिसमें वो बयानी की थोड़ी दुरुस्तगी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मियाँ शहबाज साहब जो कि पार्टी के सदर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को उनके मुकाबले में मीडिया पे प्रोजेक्ट भी करते हैं। इसी तरह मैं बाकी पार्टीज की भी बात करूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, और ये जो दो हिकमत अमली हैं, स्ट्रेटजीज हैं, इन दोनों का फोकस 2023 का इलेक्शन है। दोनों ये चाहते हैं कि 2023 का इलेक्शन जीतना है, सोच डिफरेंट है। देखिए, तो जिस तरह से कन्फ्रंट किया शाहिद खाकान अब्बासी ने मियाँ शहबाज शरीफ के हर स्टेटमेंट को, इसी तरह कन्फ्रंट किया राना तनवीर ने शाहिद खाकान अब्बासी के स्टेटमेंट को। ये भी देख लिया। तो ये जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ये आपको दिखाया। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी फोकस कर रही है इलेक्शंस के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने वर्कर्स को नसीहत कर रहे हैं कि आपस के झगड़े छोड़ दो, लेग पुलिंग छोड़ दो, इलेक्शंस पे फोकस करो। जनूबी पंजाब के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है, वर्किंग कर रहे हैं। बलोचिस्तान, आज की खबर है, सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच, दो बलोच लीडर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। कराची पे स्पेशल फोकस है उनका, इसी वजह से मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया, क्योंकि अब कराची से सीट्स निकालना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 के इलेक्शंस में। क्या कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, सुनिए। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। मुझे नजर आ रहा है कि अगले हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। अगर अगले हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना है तो उसमें कराची के सीट्स की जरूरत है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है, लेकिन PTI कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद कर दे और ये सिंध की जमात रहे। बल्कि वो तो सिंध में भी चाह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में PTI की हुकूमत है। चाहे वो पंजाब है, KPK है, बलोचिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध को छोड़ के पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लेकिन अब उनकी नज़र सिंध पर भी है। यही वजह है कि अरबाब गुलाम रहीम साहब जो हैं, सिंध के लीडर हैं, उनको मुआविन खुसूसी लगाया गया वज़ीर आज़म साहब का, बावजूद इसके कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वाले नाराज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन अरबाब गुलाम रहीम को अकोमोडेट किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, इस हवाले से सुनिए। हमारा तज्जिया ये है कि सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। उन्हें कायल करने की जरूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है। जिस दिन वो इस पर कायल हो गए तो आप सिंध में भी एक इंशाअल्लाह हैरत अंगेज और खुशगवार तब्दीली देखेंगे। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का टाइम चल रहा है जी। हर पार्टी इस वक्त अपनी अपनी हिकमत अमली जो है उसके मुताबिक लोगों को कैसे 2023 के इलेक्शन में अप्रोच करना है वो सोच रही है, लेकिन अवाम को डायरेक्टली ज़्यादा करने की बजाय इलेक्टेबल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। कौन कामयाब होगा, कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रह जाएगा। 2023 के इलेक्शन में इंतखाबात होंगे या उससे पहले भी हो सकते हैं, और अगर उससे पहले होते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही दोबारा से आएगी या फिर किसी और पार्टी की हुकूमत आ सकती है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। PTI से उस्मान डार साहब ने मुझे ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, हमसे सारों से सबसे सीनियर आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, 2023 के इलेक्शन पे नज़र है तीनों सियासी जमातों की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मसला हल होते हुए आपको नज़र आ रहा है। ये जो बयानिए की जंग है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ग्रुप में या दोनों शख्सियात में, मरीम नवाज साहिबा भी उसका अहम हिस्सा है, तो क्या ये मसला हल हो जाएगा या ये इसी तरह चलेगा, और उसका असर वर्कर पे क्या पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम, आज इस वक्त तक जब मैं आपके प्रोग्राम में छोटे भाई में हूँ, उनमें तशवीशनाक सूरत हाल बयानिए की ताड़र था। मेरे बड़े भाई, इनका हक है जो मर्जी कहे। बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन वही जीतेगा जो हमेशा जीतता आया है। इलेक्शन में सियासी जमातें हिस्सा जरूर लेती हैं,
लेकिन नतीजे कोई और बना रहे होते हैं। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। इसका ट्रेंड तो बिलहाल हाँ सबकी तरफ ही लग रहा है आज तक। कल मुझे नहीं पता कि 2 साल बहुत टाइम है, और पीटीआई आजकल बम को टांग मारने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। खुसूसन इमरान खान साहब के जो 3-4 करीबी लोग हैं वो चाहते हैं कि शायद ज्यादा हुकूमत ना चले या गुड गवर्नेंस नहीं दे पा रहे, जो इमरान साहब ने वादे किए थे वो नहीं पूरे करा रहे। तो पीपल्स पार्टी भूल गए वो मुशर्रफ साहब आसफ अली जरदारी 2008 में तशरीफ लाए थे, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से तो मेरी उनसे बड़ी डिटेल मुलाकात हुई। तो मुझे कहते क्या ख्याल है अच्छा पीपल्स पार्टी में तुम पंजाब में आ गए जी। मैं कहती ये तो डिपेंड करता है आपसे। बहरहाल अभी तक तो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। फिर इतफाक है 13 के स्टार्ट में या 12 के एंड पे हुई। तो कहते क्या ख्याल है, मैं कहती जो ज़ियाउल हक और मुशर्रफ पीपल्स पार्टी को नहीं खत्म कर दिया तो आपने कर दिया। तो पीटीआई के कुछ लोग भी ऐसे इमरान खान साहब के साथ हैं, अभी उमर डार साहब थोड़ा सा खफा होंगे, जिन्होंने इमरान की हुकूमत के खात्मे के साथ ही दूसरे दरख्तों पे अपनी जगह भी बनवा ली है। ये मैं आपको बामसूक जराए से एज ए रिपोर्टर खबर दे रहा हूँ। जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं वो तो इक़्तिदार के साथी हैं। वो इमरान खान साहब के लिए अब 2 साल है कि अल्लाह करे जो उन्होंने वादे किए थे पूरे कर ले, लेकिन नून लीग की तो मुझे आगे ग्राउंड नजर नहीं आती, बाकी अल्लाह को पता है। तारड़ साहब, बल्कि पहले पीटीआई से पूछते हैं आपकी पार्टी के हवाले से, उसके बाद फिर आपके ऊपर आते हैं। जी उस्मान डार साहब, ये जो भट्टी साहब ने आपकी पार्टी के हवाले से ऑब्जर्वेशन दी है इस पर भी रिस्पॉन्ड करें। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आप समझते हैं कि 2023 के इलेक्शन में आप लोगों के लिए एक रियल थ्रेट है? देखिए, इट डिपेंड्स। अगर पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में इस वक्त 2 ही पार्टीज़ हैं। अगर आप हालिया बल्दियात बाई इलेक्शंस देखें तो पीटीआई और पीएमएलएन के दोनों उम्मीदवार में मुकाबला हुआ। अगरचे कुछ सीटें जीती हैं पीएमएलएन ने, और आखिरी जो मार्का हुआ सियालकोट का वो पीटीआई जीती, हम जीते, तो तीसरी तो पार्टी नहीं है। खुशाब के इलेक्शन में जहाँ तक मुझे याद है पीपल्स पार्टी को 237 या 250 के करीब वोट पड़े थे जो इनके एमपीए खड़े थे वहाँ। तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल सफाया हो चुका है पंजाब से। अगर सिंध में जाएंगे तो सिंध में पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का ही मुकाबला हो रहा है। और जैसे आप अपने इंट्रो में कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पंजाब, बलोचिस्तान, वफाक, खैबर पख्तूनख्वा, GPAJK में हुकूमत है। देखिए, हमारा एक ही फोकस है अगले 2 साल। माशाल्लाह, लेकिन सवाल ये कि कर क्या रहे हैं, कैसे देना है, हुकूमत में आकर कर क्या रहे हैं, ये भी तो बड़ा सवाल है ना डाक्टर साहब। देखें, उसी में आ रहे हैं जो कुछ खराबियां की हुई थी, अदारे तबाह किए हुए थे, जिस तरह की तबाह हाल मुईशत थी, अब आपके सामने दादोशुमार बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। टोयोटा की रिपोर्ट पढ़े ना, रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं पाकिस्तान की तारीख की। उनकी कार्स को ले लें, सुजुकी को ले, मकसद ये है कि इकोनॉमी का जो एक पहिया है वो चल पड़ा है। और जिस मुश्किल हालात में जिस तरह की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी हमें मिली, जिन चैलेंजेस का सामना था, अल्लाह ताला का शुक्र, और उससे बड़ा चैलेंज कोरोना की शक्ल में आया। अब पूरी दुनिया में देख लें, हिंदुस्तान को देख लें, बरतानिया, अमेरिका, जितनी सुपर पावर्स थी, इवन जर्मनी तक, तमाम की इकोनॉमीज हिट हुई हैं, बुरी तरह हिट हुई हैं। और इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान सर्वाइव किया। तो अगले 2 साल जिसकी भट्टी साहब बात कर रहे थे, हमारा पूरा फोकस जो है वो पाकिस्तानियों को रिलीफ देने पे है। जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, अगर मैं एहसास की बात करूं, कामयाब जवान की बात करूं, हमारा लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करूं, हेल्थ कार्ड की बात करूं, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बिला सूद 5 लाख तक कर्जे दिए जाएंगे, घरों के लिए कर्जे दिए जाएंगे, हेल्थ कार्ड है, उसमें टेक्निकल स्किल्स हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ एक खामोश इनकलाब है, एहतशाम, आज तक इतना जोर दे के उसे डिस्कस नहीं किया गया। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक विजन था, हमारा पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, 35 लाख खानदान उधर से रिलीफ पा चुके हैं। 35 लाख खानदान। हमने हालिया सर्वे किया तो उसमें से
7 लाख लोगों ने उसे तसल्ली बख्श करार दिया। ऐसे ऐसे केसेस हैं, मैं चाहूंगा आप उनको लें अपने टीवी प्रोग्राम्स में। हेल्थ कार्ड का भी मुझे याद है आपने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि वो फायदा दे रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दे रहा है। ऐसे ऐसे गरीब लोगों के कब्जे छुड़ाए गए हैं पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से कि जो जो गरीब लोग बिलखसूस ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी जमीनों पे कब्जे हुए थे। तो वो एक ऐसा खामोश इनकलाब है कि 35 लाख खानदानों को वो सर्विसेज दे चुके हैं पूरे मुल्क के अंदर। तो बहुत सारे माशाल्लाह हमारे ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम जिनको वक्त जरूर लगा और अब वो अवाम को डिलीवर कर रहे हैं, और हम पूरी जोर लगा रहे हैं कि अगले 2 सालों में ये तमाम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हमारे चल रहे हैं इसके समरात अवाम तक पहुंचे। हमें पता है हमने अगले इलेक्शन में अपने परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड पे बात करनी है, हम लोगों के सामने अपने 5 साल का रिकॉर्ड लेके जाएंगे और उसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार मैं हैं। आगे बढ़ता हूं, आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन ये जितनी भी आप गुफ्तगू कर रहे थे मुझे समझ नहीं है। एक तरफ मैं देख रहा हूं आरिफ हमीद भट्टी साहब मुस्कुराते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आता ताड़ड़ साहब मुस्कुराई जा रहे हैं। अब ये दोनों क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं ताड़ड़ साहब? इन्होंने कब्जा माफिया की बात की जी। लाहौर जैसे शहर में एक सिटिंग नामजद वजीर के भाई को एक सरेआम कत्ल कर दिया जाता है और वजीर आला से चंद गज दूर। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, उनके लिए गम का मौका है, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। ना मैं ये जसारत कर सकता हूँ ना भट्टी साहब ये जसारत करेंगे कि उसके बैकग्राउंड में जाएं कि किस तरफ से कितने बंदे कत्ल हुए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। इन्होंने कब्जा माफिया की बात की, 50-50 लोग कत्ल हुए हुए हैं। हर महंगा जमीन का टुकड़ा लाहौर में जिसका दिल करता है होगी मेरे भाई की, आप जरूर कीजिएगा, इस पर रोशनी डालिएगा कि किस तरफ से कितने लोग कत्ल हुए हुए हैं और किस वजह से कत्ल हुए हुए हैं। ये लाहौर शहर है, इधर साथ ही जहां महंगा जमीन का टुकड़ा मिलता है ये अपने दोस्तों को दे देते हैं। अभी वॉल्टन एयरपोर्ट, क्या मतलब अपने दोस्तों को दे देते हैं? वॉल्टन एयरपोर्ट अभी बंद किया है, ये साथ ही है यहाँ पे। वॉल्टन एयरपोर्ट चल रहा था प्री पार्टीशन, वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ, और वो वॉल्टन एयरपोर्ट इसलिए बंद किया है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाना है अपने किसी ठेकेदार के कहने पे। आज वहां पे वो बोर्ड भी लग गए हैं और वॉल्टन एयरपोर्ट बंद है। एक तारीखी मकाम था लाहौर का। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट जा किस तरफ रही है। इकोनॉमी के पहिए की बात करें, पहिया तो टूट के गिरा हुआ है साइड पे। लेकिन वहां पर जो प्लान है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि वेल्थ क्रिएशन होगी, अरबों रुपए वहां से हम जनरेट करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये यहाँ पे क्यों हो रही है वेल्थ क्रिएशन। एक तरफ वो रावी रिवर फ्रंट खोला हुआ है, लोगों की जमीनें छीन रहे हैं वहां पे, वो भी एक नया प्रोजेक्ट है अपनी तर्ज का, और ये दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे। जिस तरह रिंग रोड का आपने देखा ना, रिंग रोड कई बनी है इस मुल्क के अंदर, परवेज इलाही साहब ने भी बनाई है, हमने भी बनाई है। आज तक ये नहीं हुआ कि अरबों रुपए का घपला निकला है, और आज वो कैप्टन महमूद कमिश्नर बंद है लाहौर कैंप जेल में। ना सरवर खान को पकड़ा है, ना जुल्फी बुखारी को पकड़ा, ना शेख रशीद को पकड़ा। पर्चा होता है सरकारी अफसरान पे, उनको पकड़ के बली का बकरा बना देते हैं। तो किसी को कोई भूल नहीं है, ना कोई इस मुल्क में बेवकूफ़ है कि ये आपके एंटिक समझ ना सके। और कौन से पहिए की बात करें, टोयोटा करोला गाड़ी खानी है लोगों ने, यानी रोटी जब महंगी होगी कुछ सीमेंट की रोटियां बिकनी है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आता कि बम्पर क्रॉप होता है, आटा 85 रुपए किलो है, बम्पर क्रॉप है गन्ने का, चीनी 100 रुपए की मिल रही है, माफिया दंदनाते फिर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बेबस हैं, गरीब मर के रह गया है। ये कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं? और आपने पिछले काफी अरसे से करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं सुना होगा, क्योंकि वो डेफिसिट इतना डीप हो गया है कि वो 4 महीने भंगड़े डालने के बाद अब उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इंपोर्ट्स इनेविटेबली इंक्रीज हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर था ये आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कपास इस मुल्क में, मैं ये तस्लीम करता हूँ, कपास के लिए हमने भी कोई खास काम नहीं किया, मगर इनके दौर में कपास की लोएस्ट प्रोडक्शन है, तारीख की लोएस्ट प्रोडक्शन है। कपास नहीं होगी, कॉटन नहीं होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चलेगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, भूख। आपका फाइनेंस मिनिस्टर हाउस में खड़ा होकर कह रहा है कि वी आर अ फूड स्केर्स कंट्री, हम जो खुराक की किल्लत वाले ममालिक है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये कहते हैं बम्पर क्रॉप है, गरीब के पास खाने को नहीं है, नदीम बाबर भाग गया हुआ है, माफियाज ने मुल्क टेक ओवर किया हुआ है। एक प्रोजेक्ट अपना बता दें, और खुदा को हाजिर नाजर जान के बताएं कि हेल्थ कार्ड सबसे पहले नवाज शरीफ ने शुरू नहीं किया था। मुझे पता है नवाज शरीफ ने हेल्थ कार्ड शुरू किया था, सबसे पहले हेल्थ कार्ड अपने पल्ले है कुछ नहीं, और झूठे मूठे फिगर्स आप जितने मर्जी बना लें। 8 साल से केपीके में हुकूमत है, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में आज भी आग लगती है, वहां की हालत ज़ार आप देखें, आपको रोना आएगा
कि ये 8 साल से केपीके में हुकूमत और यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आप जितने मर्जी हेल्थ कार्ड बांट दें लोगों को, क्या प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज कराओ, आप कितने हेल्थ कार्ड बांट लेंगे। वो एक अच्छी स्कीम है, हमने शुरू की थी, आपने ओन कर दी, वेल डन। बट आप हॉस्पिटल्स देखें, आज भी पेशावर से उठ के हार्ट पेशेंट रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आता है, आज भी यूरोलॉजी का मरीज उठ के पिंडी आके इलाज करवाता है। क्यों करवाता है? चलिए मुझे इजाजत दें, भट्टी साहब पहले अपनी बात कंप्लीट कर लें क्योंकि वो उनका वीडियो खराब हो गया था। जी भट्टी साहब आप फरमाइए, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, एहतशाम जुल्फ़कार अली भट्टो ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, ये बुनियादी जरूरत है और कोई भी हाकिम वक्त हो उसका फर्ज है मुझे आपको रोटी कपड़ा मकान इंसाफ देना। अगर मर्सिडीज महंगी हो गई है तो पाकिस्तान के कितने % लोग उसको खाते हैं रोजाना। अगर करोला गाड़ी स्विक 46 लाख की हो गई है तो इस मुल्क की 70% पॉपुलेशन की इनकम 25,000 से कम है। 10 रुपए की एक रोटी ठोके पे, 60 रुपए की दाल या सब्जी की प्लेट, एक बंदा 90 रुपए का खाना एक टाइम में खाता है। एक उसकी बीवी है तो 2-3 बच्चे हैं तो 5, 290 रुपए 70 रुपए का खाना वो एक दिन में खाता है। 38,000 ये महीने का हो जाता है। इसमें वो कपड़े ना पहने, इसमें वो बीमार ना हो, स्कूल का तसव्वुर ना करे। अगर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाता है तो 40 रुपए किराया है। और यार गाड़ियों के ब्लैक होने पे आप क्रेडिट ले रहे हो, अनबिलीवेबल। हमने सुना था सिनेमा का टिकट ब्लैक करो से रेस्ट कर लेते थे। और यार भाई गाड़ी इस मुल्क में कितने % लोग ले सकते हैं? जिस मुल्क की आपके वजारत खजाना के मुताबिक 70% की इनकम 25,000 से कम है। लाहौर के किसी इलाके में एहतशाम आप सुबह सर्वे कराएं, मैं पिछले 10 दिनों से सर्वे कर रहा हूं, ये GDP इकोनॉमी रेट अल्लाह की कसम 90% 5% लोगों को पता ही नहीं। वो कहते हैं आटा पता कितने किलो हुआ है, चीनी पता कितने किलो हुई है, दाल मूंग की पता कितने किलो हुई है। यार लोगों का ये हिसाब है। अच्छा आपकी एहतशाम साहब, आपकी इतला के लिए रोशनी डालूं, अभी मैंने बड़े पंडोरे बक्स खोलने हैं क्योंकि मैं आपको 10-12 स्टोरियों पे काम कर रहा हूं। आपने हमेशा सुना होगा जहाज का टिकट होता है, हक है उसको पैसे दो, ट्रेन पे जाओ पैसे दो, बस पे जाओ पैसे दो। कभी उम्मीदवार से पैसे लेने की बात सुनी है? चंद दिन पहले एक रिजाइन आया, जरा उस स्टोरी पे काम करे। और वो रिपोर्ट भी PM साहब को गई है, मुझे नहीं गई, अल्लाह का शुक्र है मैं उसका हिस्सा नहीं था। भाई मेरे एक मेरी बात याद रख लें, ये सोशल मीडिया पे हुकूमतें बनाए, वजीर आजम ईमानदार है, मेहनती है, दोनों बातें मानता हूं, लेकिन टेलीफोनिक खिताब आपने 25 कालें ले ली होंगी, 22 लाख का 22 करोड़ का मुलाका माइनस 1% भी नहीं है। ओ भाई ये काम है, ऑनेस्ट DPO लगाओ, DCO लगाओ, ईमानदार आदमी लगाओ, ये प्राइम मिनिस्टर के काम नहीं है। वो एक दिन में कितने फोन सुन लेंगे मुझे बता देना। ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके अफसर 90% आपने करप्ट लगाए हैं, मेरिट के बरक्स लगाए हैं। आपका IG पंजाब उसके बारे में कैप्टन शुएब चंद पाकिस्तान के ईमानदार अफसरों में था, नौकरी छोड़ गया। उसने कहा ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है इनाम गनी साहब। ये मैं नहीं कह रहा, मैं रिपोर्ट आपको भेज देता हूं। मेरे भाई हम तो समझे थे इमरान खान साहब आएंगे, गुड गवर्नर्स होगी, पटवारी पैसे नहीं लेगा। मेरी बात सुने, ये एक्साइज वाला पैसे नहीं लेगा। उस्मान डार साहब तो डिफेंड करेंगे, जो कुछ आपने कहा उस हवाले से भी वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तार साहब की बातों का भी जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये कि आप ब्यूरोक्रेसी की आप बात करते हैं, ईमानदार DCO DPO लेकर आओ, सो वॉट एवर इज अवेलेबल इन द ब्यूरोक्रेसी इमरान खान ने या बुजदार ने भी वहीं से लगाना ना सर, जो कुछ भी अवेलेबल है। तो क्या मतलब कि कोई ईमानदार बंदा मिल नहीं रहा? आपको नहीं बोलूंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऑनेस्ट आदमी अब लगना ही नहीं चाहते और हैं, ये आपको भी पता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% है, सहाफत में भी करप्शन है, मैं इस बात का एलानिया ऐलान करता हूं। ये तारड़ साहब अजीब बात कह रहे हैं। वैसे मुझे पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी कहती है मेरी इत्तला है कि डिप्टी कमिश्नर और DPO बकायदा रेट निकला। यार आपको नहीं पता, ये जो अब कत्ल हुआ है तारड़ साहब ने कहा है उसकी FIR निकाल लें।
कि उन पे कौन कौन से मुकदमे थे, ये कौन से दीन में लिखा कि पीटीआई का बंदा कातल हो, कब्जा ग्रुप हो, मनशियात हो, अगर मुबैना तौर पे तो वो लीगल है और दूसरी पार्टी का हो तो गलत है। इनके सिर्फ हिस्ट्री निकाल ले ये मोहतरम इनके जो असद खोकर साहब है। मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि मैंने तो इन्हें मोटरसाइकिल पे देखा हुआ है और इतनी जिनकी जितनी आज प्रॉपर्टी है, इत्तेशाम, आरिफ हमीद भट्टी, उस्मान डार, तो ये मलक साहब 100 साल भी लगे रहे तो नहीं हम खरीद सकते। और भाई लाहौर का सी थाना वाई ब्लॉक डिफेंस कितने करोड़ में बिक रहा है, उसकी कीमत लगवाओ जाके। चलें उस्मान डार साहब ओवर टू यू सर। देखिए इत्तेशाम, एक तो मैं ये आरिफ भट्टी साहब तजिया कार हैं, इनका हक बनता है ये तजिया करे। देखिए मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में अगर गाड़ियों की सेल्स की या प्रोडक्शन बढ़ने की बात की या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की, इन सब चीज़ों के साथ रोज़गार जोड़ा है। जब आपकी एक्सपोर्ट्स आज $25.3 बिलियन है, तरीही हाईएस्ट है ना, तो उससे रोज़गार जनरेट होगा। एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ रहा है, उससे रुपये पैसे पे कमी आएगी। अगर हम उसको क्लेम करते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो ये रोटी और दाल की तरफ तो बाद में मैं आ जाता हूं उसके आंसर पे भी। आज $29 बिलियन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है आपके फॉरेन रेमिटेंस है। इनकी कितनी थी? 20 थी। आईटी एक्सपोर्ट ले लें, $1 बिलियन पे थी जब अता तारड़ अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। आज $2.2 बिलियन के करीब है। 3800 के करीब शायद इन्होंने हमें रेवेन्यू कलेक्शन दी थी, जो 4760 अरब के ऊपर हम ले गए हैं। तो मकसद ये है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मुआशरत के हैं, दादोशुमार हैं, ये कौम के यहाँ आपके सामने इसलिए रख रहे हैं। इन सब चीजों के साथ रोजगार जुड़ा हुआ है, खुशहाली जुड़ी है आम आदमी की। अब ये बात कर रहे थे 25,000, 30,000, 40,000 आमदन वाले घरानों की, जिस प्रोग्राम की मैं आपसे बात कर रहा था, एहसास तो कर ही रहा है। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, सेफ्टी नेट के लिए ऊपर काम। पाकिस्तान की तारीख में ना ये सोच किसी हुक्मरान में पहले आई और ना ही शायद आएगी। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसी तबके की, जिसकी आरिफ भट्टी साहब बात कर रहे थे, 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा देने जा रहे हैं। जिस 45 लाख खानदानों की हम बात कर रहे हैं, भट्टी साहब ये वही लोग हैं। आपका वजीर आजम आज मुश्किल तरीन मुआशी हालात में ये इकदाम ले रहा है। इन लोगों तक जिनको कभी बैंकों ने एक्सेस टू फाइनेंस ही नहीं दिया, वसाइल तक रसाई नहीं दी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ लगकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन गरीब घरानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकल एजुकेशन इसलिए देना चाहते हैं भट्टी साहब ताकि उस घर में हुनर आए, रोजगार उसे मिल सके। हेल्थ कार्ड जो 10 लाख तक की कवरेज दे रहा है, किसी गरीब आदमी से पूछे वो बीमार हो जाए तो क्या होगा? ज्योति जी सुन लेना, मेरे भाई हैं, मुझे कंप्लीट कर लेने भट्टी साहब। एक सेकंड भट्टी साहब, मुझे एक बात कह लेने, सिर्फ एक बात, इसके बाद बोलूंगा ही नहीं मेरे भाई। सिर्फ 30 सेकंड इतना मार्जिन दे दे यार, सियालकोट से मैं आया हूँ। अच्छा सिर्फ बता दे, आपको पता चला किसी लीडर ने टिकट दिलवाने के पैसे लिए आपके इल्म में है? मैं ये नहीं कह रहा कौन सी जमात, लेकिन आपको तो पता होगा मेरे ख्याल में, कि नहीं पता? नहीं देखें, नहीं मुझे तो टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। अगर पता होता तो मैं बात कर लेता, लेकिन मैं सुनी सुनाई बातें तो शायद मुझ पे भी भट्टी साहब इल्जाम लगते होंगे। अगर कोई कंक्रीट बात है, अगर आपके पास एविडेंस है और आप इस पे बात कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास वाकई ठोस सबूत मौजूद है, मेरे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं। तो अगर किसी पे बात की है तो सबूतों की बुनियाद पे की है। अगर मैंने ख्वाजा आसिफ का केस लड़ा था तो मेरे पास सबूत थे, आज भी मैं उस पर खड़ा हूं। उनके फॉरेन अकाउंट्स में पैसे जमा होते थे, कैश रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो जवाब नहीं दे सके, ना वो नैब में दे सके, ना वो अदालत में दे सके। तो मैं तो बता रहा हूं कि मैंने अगर किसी शख्स से, भट्टी साहब यार आप तो खामोश हो जाओ ना, मैं तो आपकी तरफ नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आपको हौसला रखो जरा। इशू ये है, देखिए हम तो एक्सपोज करते रहेंगे, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, जब तक ये लोग अपने असासे कौम के सामने सही मायनों में नहीं रखते। भट्टी साहब आप बताएं, जो मैंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जंग लड़ी है या जो मैं बात कर रहा हूं, चाहे पोल करवा लें, सियालकोट के अंदर 3-3 नस्लों ने मेहनत करके वो माल या वो पैसे नहीं बनाए हैं जो ख्वाजा आसिफ ने सियासत में आने के बाद। जो भट्टी साहब खोखरों के लिए बात कर रहे थे, मोटरसाइकिल पे थे, जाए सियालकोट के लोगों से पूछें कि ख्वाजा आसिफ क्या या उनके बड़े जो है क्या वो सैकड़ों पे नहीं थे? तो आज वो बिलियनियर है, सियालकोट के अमीर तरीन लोगों में से एक है। कहां से आया पैसा? अगर हम उठा तो सुनने की बात देखें ना, आप
हौसले से सुने अगर बात की है तो। मैं तो कह रहा हूं पब्लिक पोल करवा लें। मैं अगर किसी शख्स की बात भट्टी साहब करूंगा तो ठोस सबूतों पे करूंगा। आज भी मैं अता तारड़ समेत मनाजरा करने को तैयार हूं ख्वाजा आसिफ के केस के ऊपर। आ जाए कल किसी चैनल पे बैठ जाए, मैं डॉक्यूमेंट ले आता हूं, ये ख्वाजा साहब से ले आएंगे, वो क्या रखेंगे। मैंने अगले दिन भी ने कहा था अता तारड़ को, मैंने इन्हें ये कहा था कि पब्लिक के सामने मीडिया पे लाइव चलना चाहिए। एहतशाम जो अदालतों में केसेस हैं स्पेशली नैब के अंदर, पता चलना चाहिए पाकिस्तानी कौम को कि इनके अंदर बयानात क्या हैं। जब शहबाज शरीफ से पूछा जाता है ये 25 अरब आए कहां से, कहते हैं हमें पता ही नहीं है। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा जाता है तनख्वाह लेते थे इकामा की 16 लाख है का रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, कंपनी कहती है तनख्वाह ही नहीं देते थे। इन लोगों के जो जवाबात हैं वो मेरा लीडर, हमारी जमात, हम चाहते हैं कौम सुने। ये जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक नैरेटिव लेके आ गए हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, कौम को इनका पता चलना चाहिए ये असल में है क्या, अंदर कमरे में ये क्या बातें करते हैं। वहां इनसे बात नहीं होती और बाहर आके कहते हैं जी हमें पकड़ रहे हैं, हमें खौफ है। हमें तो किसी चीज का खौफ नहीं है। आज आलम ये है, आज आलम ये है एहतशाम, आज आलम ये है कि आपके 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के ग्राफिक बनाकर दुनिया में सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं। ये है पाकिस्तान का वजीर आजम, आप लोगों को भी जरूरत पड़ सकती है। इसके वीजा एक्सटेंशन के लिए हम काम कर रहे हैं, हमसे राब्ता करें। इस टाइप के क्रिमिनल्स के लिए हम सर्विसेज दे रहे हैं, आपको भी देंगे। एक प्रोग्राम में मैंने अता तारड़ से कहा था भाई मेरे तुम लॉयर हो, अपनी लॉ कंपनी के बाहर एक बोर्ड लगाओ, छोटे चोर जो साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, कुकड़ी चोर जो है ना, वो आपसे राब्ता करें जेलों से बाहर कैसे निकलना है। इतने इतने बड़े डाकुओं के केस लड़के ये बाहर ले आते हैं और छोटा चोर जो जेलों में है। तो मैंने तो इस भाई को भी कहा था कंसल्टेंसी दो, बाहर बोर्ड लगाओ, डाका डालो, हमसे आगे रिलीफ पाओ। तो ये तो इनका किरदार है। तो यहां बैठ के बात कर रहे हैं गरीब आदमी के मुंह से रोटी छिन गई है, दाल का ये रेट हो गया। भाई आप देखें कि 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से तो आप लोगों ने हुकूमत की है, इकोनॉमी की है, हम बात करते थे। अगर इनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी इकोनॉमी थी तो उस इकोनॉमी से हवा क्यों निकल गई। इसहाक डार साहब ने अगर बड़ी ग्रोथ की ये बात करते हैं जो कि थी इंपोर्ट लेड, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं थी, कोई एग्रीकल्चरल, से बात भी एक टॉक शो में हो गई, कोई क्रॉप सेक्टर में। बड़ी तफसील से आपने जवाब दिया है। एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। बात तो चली थी यहाँ से कि 2023 के इलेक्शंस में क्या हिकमत अमली होगी मुख्तलिफ सियासी जमातों की, लेकिन कुछ कारकर्दगी पे बात आ गई है, परफॉर्मेंस पे। ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र वो कर रहे थे, आप कह रहे थे छोड़ दें, उनका भी राइट है, वो जहाँ पर जरूर बात करना चाहें। एक तो बड़ा शुक्रिया, आपने 2023 के इलेक्शन की डिबेट अभी से शुरू की है, तो हम अपनी अपनी कारकर्दगी और अपनी अपनी शॉर्टकमिंग जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने 2023 में कैसे जाना है, सही, और क्या एजेंडा लेके जाना है। अब ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट से क्लियर, और मेरा भाई उस्मान डार का बहुत शुक्रिया, इनके लेटर्स हमने कोर्ट में पढ़े हैं कि जी ये देखें चेयरमैन नैब को एक लेटर लिखा है, ये इल्ज़ामात लगाए हैं, साबित कुछ भी नहीं हुआ। और हाई कोर्ट से जब हमारी बेल हुई है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बादियों नज़र में टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स पे उन्होंने कहा कि जी कोई करप्शन नहीं, कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं, कुछ भी नहीं निकला। और ये कंपैरिजन करें, ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद 1980s में मिनिस्टर थे, मजलिस शूरा के मेंबर थे, एक बैकग्राउंड है उनका, एक पूरा सिलसिला है। अब ये जो बातें कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है, इन्होंने कहा कि वो हम गरीबों को बिला सूद कर्जे दे रहे हैं। एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अखुवत के नाम से एक बड़ी अच्छी तंजीम चलाते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट में उनके साथ कोलैबोरेट किया था और हमने करोड़ों रुपए के एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी बिला सूद कर्जों की लोअर मिडिल क्लास के लिए, उसकी पहली सेरेमनी बादशाही मस्जिद में की थी जाके। तो वो हमारा बाकायदा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसकी प्रोविजन होती थी। ये कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा। इनको लगता है कि हर काम जो दुनिया में है ना, मगरिब को मैं मगरिब से बेहतर जानता हूँ। उज़्बेकिस्तान वालों को कह रहे हैं कि भाई तुम्हें नहीं पता अपनी तारीख का, मैं बताता हूं कि मैं उज़्बेकिस्तान को तुम्हारे से बेहतर जानता हूं। अब ये कह रहे हैं कि जो स्कीम शुरू हुई है वो हमने पहली दफा की है, और स्पोर्ट्स में तो ट्रिपल पीएचडी है जी। ऐसी बात है नहीं। इनको लगता ये है, इनका गुमान ये है। इन्होंने चोर, डाकू, करप्शन की बात की। अगर सिर्फ इनकी नाअहली का मामला होता ना तो कोई बात नहीं थी। करोड़ों रुपए का इस मुल्क में आटे का गबन आया। समीउल्लाह चौधरी वजीर था, उसको खामोशी से रिजाइन करा के घर भेज दिया, वो फिर रहा है, खुला फिर रहा है, एक गिरफ्तारी नहीं है। पहली दफ़ा इस मुल्क में चीनी पहले एक्सपोर्ट की, किल्लत पैदा की, बाहर डॉलर के महंगे रेट पे बेची, किल्लत की वजह से यहाँ गरीब की चीनी महंगी हुई। जहांगीर तरीन ने पूरा ब्लॉक बनाया, ब्लैकमेल किया, खान ने 1 सेकंड में एनआरओ दे के वो परे मारा चीनी स्कैंडल में। डाके के बावजूद, मैं डाका कह रहा हूँ, कोई जेल नहीं गया। FIA ने
इतराफी बयान दिया रूबरू बैंकिंग कोर्ट जज कि जी हमें इनकी गिरफ्तारी मकसूद ही नहीं है, हमें ये मतलूब ही नहीं है। चीनी की कीमत का जिक्र नहीं था। अरबों रुपए का स्कैंडल बिजली का, नदीम बाबर को रिजाइन कराया, शामों शाम घर भेज दिया चुपके से। सबसे बड़ा LNG का स्कैंडल है। अद्वियात देखें, गरीब की दवाई पे डाका डालना मैं समझता हूँ एक बहुत ही मुजरिमाना और एक थर्ड क्लास फेल है। आमिर कियानी की आज तक इस मुल्क में तहकीकात नहीं हो सकी, किसी ने हाथ नहीं डाला, उसको प्रमोट करके पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें डाका ना डाला हो। अभी कोरोना की जो फंड है फेडरल गवर्नमेंट में अलग है। AGPR की रिपोर्ट आई है कि 22 अरब रुपए का खैबर पख्तूनख्वा में जो बिजाब्त किए हैं, ब्रॉड शीट को आप 22-27 अरब रुपया बाहर दे रहे हैं। तो इन्होंने वजीर आजम की बात की। मेरा तो ख्याल है कि वजीर आजम के हवाले से ये अफसोसनाक था कि आपने 2014 में शर्मनाक लैंग्वेज इस्तेमाल की। आपको परफॉर्मेंस का तो अपने पता नहीं था ना कि हमने आगे क्या परफॉर्म करना है। 100 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। पहले भैंसें बेची, फिर भैंसों से 4 गुना महंगा टेंडर करके दूध खरीदा। पहले गाड़ियां बेची लॉन में खड़ी करके। वो एक साफी साहब भी लेटे हुए हैं अपना बाथ टब में, जिस तरह सदाम हुसैन का महल फतह करने आए हैं, और वो लेटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये PM हाउस, और उसी PM हाउस में आज फंक्शंस भी होते हैं। उधर सारा कुछ बड़ी शान और शौकत के साथ, ठाट बाट के साथ रहते हैं। गाड़ियां डबल खरीद चुके हैं। बुजदार, साईं बुजदार का हर 6 महीने बाद नई BMW में बैठने का दिल करता है, वो नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदता है। किसी वजीर के पास मुझे पुरानी गाड़ी दिखा दें। मतलब उस्मान डार साहब ने भी सरकारी गाड़ी रखी हुई है, मालदार आदमी, मगर सरकारी गाड़ी पे फिरते नहीं। उस्मान डार साहब ने तो मेरा नहीं ख्याल, ग्रीन प्लेट मैंने खुद देखी, मेरा नहीं ख्याल, मैंने उस्मान डार साहब रखी हुई है। डार साहब, हाँ, कोई सरकारी गाड़ी नहीं है। आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। मेरे पास सरकारी गाड़ी है। उस्मान डार तो मैंने हमेशा प्राइवेट गाड़ी में देखा। चले ठीक है, मैंने सरकारी गाड़ी में इनको देखा था। वो कामयाब जवान की थी, नहीं थी मुझे मेरा ख्याल है तनख्वाह भी नहीं लेते डार साहब। मगर क्यों जी डार साहब तनख्वाह लेते हैं आप? नहीं, तरह भी नहीं लेता जी, मगर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उस्मान डार के नाम का एक वोचर इस हुकूमत में 3 सालों में एक वोचर नहीं आपके भाई के नाम का। वो नंबर प्लेट पे जाली आपने लगाई होगी, वो नंबर प्लेट पे ना फेरा करें, हरी नंबर प्लेट पे ना फेरा करें, वो प्राइवेट प्लेट लगाए उस गाड़ी के ऊपर। चले अब आर्गुमेंट अगर गलत पड़ गया तो कबूल कर लो यार, आगे आगे से आगे जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये अच्छा ईमानदार वजीर आजम है जिसकी नाक के नीचे माफियाज अरबों रुपए का डाका डाल के हर सेक्टर को लूट रहे हैं। और ये खुद कहा करते थे कि हुक्मरान जब चोर हो तो महंगाई होती है, हुक्मरान जब चोर हो तो बेरोजगारी होती है, हुक्मरान जब चोर हो तो कर्जे बढ़ते हैं। तो अब पाकिस्तान के अवाम का क्या फ्यूचर है? देखिए, हमारा मंशूर बड़ा क्लियर है। मैं पाकिस्तान के अवाम का फ्यूचर नवाज शरीफ, आपने इंट्रो में बात की, मैं उस पर मैं खुद आता हूँ उस टॉपिक की तरफ। देखिए, हम 2018 के इलेक्शन में गए, वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो, ये 2 स्लोगन हम लेके गए। हमारा इलेक्शन का स्लोगन था। आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी अपनी जगह पे। हम 12,000 मेगावाट बिजली लगा के लोड शेडिंग के अंधेरे करके सस्ते तरीन प्रोजेक्ट्स, जिसको शौकत तरीन खुद मानता है, वो आपने क्लिप देखा होगा, हम वो प्रोजेक्ट्स लेके अवाम के पास गए। लाहौर कराची मोटरवे 2 आवर क्रेडिट, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 2 आवर क्रेडिट, हेल्थ के बेशुमार प्रोजेक्ट्स। PKLI बंद कर दिया साकिब निसार साहब ने, बट स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन। प्रॉब्लम क्या है? बदतरीन प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गई, दिन दहाड़े कराई गई, जनूबी पंजाब महाज बनाए गए, गद्दार डिक्लेयर किया गया मजहब के नाम पे। एहसन इकबाल जैसे आदमी को, जिसकी वालदा ने ब्लास्फेमी लॉ इंट्रोड्यूस किया था, उसको मजहब के नाम पे गोली मारी गई इस मुल्क के अंदर। तो हमने तो देखिए, इलेक्शन से पहले मजहब कार्ड भी इस्तेमाल हुआ, हमारे खिलाफ PTI पूरे जोरों शोर से इस्तेमाल हुई, हमारी पार्टी की तोड़फोड़ भी हुई। इसके बावजूद पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। आजाद उम्मीदवार कैसे जहाज में बैठे, कैसे बनी गाला गए, वो आपको पता है। और फेडरल गवर्नमेंट भी, अगर ये तोड़फोड़ ना होती, RTS ना बैठता, हमारी बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी थी। चलें, वो अब देखेंगे आगे जाके क्या होता है। भट्टी साहब, मुझे बताइएगा, मैं ये सोच रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है पाकिस्तान में जो ये समझती थी कि मियां नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान के मसाइल का या लोगों के मसाइल का हल नहीं है, और पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। तो थर्ड फोर्स के तौर पे इमरान खान को देखा, इमरान खान को सपोर्ट किया, उसको वोट किया, उसको गवर्नमेंट में लेके आए। 22 साल की स्ट्रगल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। एंड एज फार एज आई रिमेंबर, आपके साथ शो भी करता रहूँ एक ज़माने में, आपको भी खान साहब से बड़ी उम्मीद थी और आपको भी लगता था कि तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा। अभी जो बातें आपने की हैं, ये तो चले तनकीद कर रहे हैं, ये इनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, लेकिन आपका तो ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। जितनी बातें आपने की हैं तनकीदी इमरान खान की गवर्नमेंट के हवाले से, सवाल मेरा अब ये है कि अगर इमरान खान भी डिलीवर करने में नाकाम हो जाता है
तो पाकिस्तान के अवाम के लिए ऑप्शंस क्या हैं 2023 में? क्या करेंगे, किधर जाएंगे? फिर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, या दोबारा इमरान खान से उम्मीद लगाएंगे? एहतशाम, अभी मैं आपके हुक्म की वजह से खाना था वो छोड़ के हदूरा आ गया हूँ। उधर कोई 50-60 लोग थे, उनमें यूरोप, बाहर अमेरिका और कनाडा से भी आए हुए थे। यार यही बात खुदा की कसम उन्होंने की, एहतशाम आप बड़े होके वली होंगे, कि यार हमने तो बड़ी उम्मीद रखी थी इमरान खान से। देखिए मेरे दोनों भाई हैं, इनका बदकिस्मती है, इन्होंने हर हाल में अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, चाहे पीपल्स पार्टी आ जाए। आज तक कोई एक बंदा बता दे जो अपनी करे। अभी मैं गुजारिश कर रहा हूं, इस अवाम की बदनसीबी है, इस अवाम की बदकिस्मती है कि नाम इसके नाम पे वोट लेते हैं, बनाते अपने खानदान को खरपति हैं। इस अवाम का इन हुक्मरानों के साथ रिश्ता ना था, ना है, ना हो सकता है। ये मैं आपको अपने 10 इलेक्शन रिकवर किए और मैं पिछले 15 दिन से ये जो सब कहते हैं ना मैंने लाहौर बड़ा देखा, वो समझते हैं गुलबर्ग के 8 कनाल वाला लाहौर है, कच्ची आबादी, सादा, धुप सड़ी, महमूद बुटी, जाती उमरा, यूहानाबाद, इन इलाकों में मैं खुद जा रहा हूं। खुदा की कसम, जब मैं पूछता हूं कि महीने की इनकम कितनी है, बच्चे कितने हैं, खर्चा कैसे करते हो, जिस आप शोरूम पे 2 करोड़ की गाड़ी लेने जाते हो, कभी उससे पूछना, उस सेलमैन से तेरी तनख्वाह कितनी है। बाहर जो गार्ड खड़ा है कहना तेरी तनख्वाह कितनी है, कहेगा 18,000, बच्चे कितने हैं, 4, रहता कहाँ है बिहाड़ी, आता जाता 3 महीने, इसलिए नहीं कि किराया ज्यादा है। वो खुदा का वास्ता है, अभी मेरे भाई अता तारड़ साहब ने जो कहा हुक्म सर आंखों पे, आज से 4 साल पहले मैंने एक हुकूमत थी, किसी और की, पीटीआई की नहीं थी, 187 लोगों के पास, प्राइवेट लोगों के पास सरकारी गाड़ियां थी, जिनके ड्राइवर भी सरकारी, पेट्रोल भी ड्राइवर, मेंटेनेंस भी ड्राइवर है। यार क्या किस किस को छेड़े। मेरा सिर्फ ये बात है, मुझे ये बता दें, आज जब 3 साल पहले बिजली कितने का यूनिट था, पेट्रोल कितने का था, आटा कितने किलो का था, दाल कितने का था, गैस का बिल कितना आता था, बिजली का बिल कितना आता था, और इनकम क्या थी। अगर क़ुव्वत खरीद बढ़ी है तो हुकूमत की कारकर्दगी काबिल सताइश है। अगर क़ुव्वत खरीद नहीं बढ़ी और महंगाई बढ़ गई है तो फिर इन्हें सोचना होगा जो इन्होंने वादे किए, जो इन्होंने वादे किए, मैंने नहीं, मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। सुबह अभी आप पीसी होटल जाएं, उसमें कहेंगे इधर बड़ा रश है, MM आलम रोड पे बड़ा रश है, उसी गार्ड से पूछना तेरी तनख्वाह कितनी है, उसी वेटर से पूछना जो हमें आके 20-25 हजार का खाना देता है, 12,000, 17,000, 18,000, उसको पूछना घर कहाँ है। उसने वो जो गाड़ा हमें सर्व करता है, वो कभी घर उसने अपने बच्चों के लिए तस्वर भी नहीं किया। इन हुक्मरानों की बात कर रहे हैं, ये अब मसला ये है ना कि ये सिर्फ इमरान खान के दौर में तो नहीं हुआ ना, ये तो 70 साल से ऐसे ही चल रहा है इस मुल्क में, 70 साल से, 72 साल से, 73 साल से ऐसे ही चल रहा है। नहीं 70 साल से इमरान खान एज ए लीडर कंपैरेटिवली सबसे बेहतर है, क्योंकि मैं इमरान खान पे भी काम कर रहा हूं, उसकी एक प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। यहाँ तो सारी जमातें आज हलफ दे ओथ पे कि जिसका लीडर का बिजनेस बाहर होगा, कारोबार बाहर होगा, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगी, वो पाकिस्तान में उसको वोट नहीं देंगे। मजा आ जाएगा, पता लग जाएगा कितने अपने अवाम से मोहब्बत करते हैं। सारी सियासी जमातें, एक की नहीं मैं बात कर रहा, वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। ये अगर एहतसामी प्रोग्राम करा ले, सारी जमातों को बुला लो को, यार जिस आपके लीडर का जीना मरना बाहर, बिजनेस बाहर, अरबों रुपए बाहर, उसकी औलाद बाहर, उसका कारोबार बाहर, उसकी प्रॉपर्टी बाहर, वो आपका हमदर्द कैसे हो सकता है? उसको वोट ना देना। चलिए ये सर्वे करा ले। तारड़ साहब से पूछते हैं। डार साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना कुव्वत खरीद की, इसमें आप लोग अक्सर ये ट्वीट्स भी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा पिछले दिनों कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। फिर आप लोग ये कहते हैं कि जी रीजन में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कम है। बट द पॉइंट इज डार साहब, जो बात भट्टी साहब कर रहे हैं कुव्वत खरीद की, आप ये देखें कि सस्ता तरीन मुल्क किन लोगों के लिए है,
उस अशराफिया के लिए है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है? क्योंकि यहाँ पे तो गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बढ़ता चला जा रहा है ना। गरीब आदमी जो है, जिसकी वो बात कर रहे हैं 18,000, 17,000, 20,000 रुपया तनख्वाह है, उसके लिए तो अभी भी बहुत महंगा मुल्क है ना सर। अब एक मिसाल है, एक गरीब आदमी की तनख्वाह इतनी है 17-18,000, मैंने तो 10-12,000 पे भी लोगों को काम करते हुए देखा है। अब आप कहते हैं कि बरतानिया से सस्ता पेट्रोल है पाकिस्तान में, लेकिन बरतानिया में मिनिमम वेज क्या है सर? वहां पे 1 घंटे की मजदूरी का 8 पाउंड तकरीबन मिलता है, यानी कि 14-15 हजार पाकिस्तानी 8 घंटे एक बंदा काम कर रहा है, वो कितने पैसे कमा रहा है सर? वो 14-15 हजार पाकिस्तानी बना लेता है एक दिन में, यहां पे पूरे महीने में इतना बना रहा है सर। तो वहां पे अगर पेट्रोल थोड़ा महंगा भी है, उसकी कुव्वत खरीद के अंदर है। यहां पे बरतानिया से सस्ता है, उसके बावजूद गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे डॉक्टर साहब? 2 साल रह गए देखिए एड्रेस और कारकर्दगी के अलावा वोट नहीं मिलना। मुझे नहीं लगता कि लोग बात सुने जी। चलें एहतशाम, आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सारे इनिशिएटिव देख लें जो उन्होंने लिए हैं। एहसास प्रोग्राम सारे का सारा उस कमजोर तबके के लिए है, सेफ्टी नेट के लिए है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड कमजोर पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है, महदूद वसाइल वाले पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है। पैमाने पे कवर कर रहा होगा, कर रहा है। अब सुने जरा, ये कामयाब पाकिस्तान में 45 लाख, अगर मैं खानदानों की बात कर रहा हूं तो ये वो तबका है जिसकी आमदन 50,000 से नीचे है। किसी अशरफिया के लिए नहीं हम लेके आ रहे ये प्रोग्राम। कामयाब जवान में भी उन नौजवानों को पैसा मिल रहा है जिनको आज तक वसाइल तक रसाई नहीं थी। ये सारे प्रोग्राम निचले तबके के लिए बॉटम्स अप स्ट्रेटजी से हम चल रहे हैं। 3 साल बाद आज की क्या सिचुएशन है? कुव्वत खरीद की जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, इनकी बात से ये जो भट्टी साहब जिन्हें इलाके के नाम ले रहे हैं, योहानाबाद, महमूद बूटी, हम ये इन समझते हैं, आप जाके देखें, देखिए गुर्बत नाच रही है डॉक्टर साहब, गुर्बत नाच रही है। लोगों को देखिए, हमारा फोकस ये है कि हमने जॉब क्रिएशन कैसे करनी है। वो जॉब क्रिएशन होगी इंडस्ट्री से, हाउसिंग प्रोजेक्ट से जो हो रहा है। हम लोगों को 50,000 रुपया महीना भी स्टाइपेंड दे देना, बेरोजगारी अलाउंस, तो वो कभी ग्रेजुएट नहीं कर सकते, वो कभी गुर्बत से बाहर नहीं निकल सकते। कुव्वत खरीद एक ही सूरत में बढ़ सकती है। भट्टी साहब, एहतशाम साहब, हमें रोजगार पहुंचाना है इन घरों में। अगर पहले एक बंदा घर में कमा रहा था 25,000 से, हमने एक और जॉब देनी है वहां 25 से 30,000 की, आगे वो 50-60,000 रुपए जाए। और ऊपर से जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल करने की इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश जारी है, ताकि दोनों चीजों का जो गैप है उसे करीब कर सकें। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम हो रहा है। ठीक है, अता तारड़ ने टॉक शो में बैठना है, इसकी मजबूरी है, पॉलिटिकल बात करनी है। पाकिस्तान के अंदर भट्टी साहब से पूछ लें, 3 माह 2 माह से ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं आप कर सकते हैं। पिछले बाई इलेक्शन हम हारे जरूर, वोट बैंक भी ऊपर गया। आखिरी बाई इलेक्शन पंजाब का हम जीते हैं, 60,000 वोट लिए है। आजाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हम जीते हैं। वो अलग बात है कि 2018 से लेके आज तक जितने इंतखाबात PMLN हारी है, सब में धांधली हुई है, वही ठीक हुए हैं जो ये जीते हैं। हुकूमत में बैठे हैं, जब तक कोई पार्टी हुकूमत में बैठी होती है मरकज में, वो ज़िमनी इंतखाबात ज्यादातर जीती जाती है। हिस्टोरिकली ये बात है। मुझे इजाजत है, मैं जरा PMLN से भी कुछ सवाल पूछूं। हिस्टोरिक बेल्ट थे ये, इनके बेल्ट थे जो जिनसे हमने वोट बैंक बहुत बढ़ाया है। वजीराबाद में 21,000, डस्का में 34,000, खुशाब में 7,000, सियालकोट में 20,000। ये वोट बैंक ऊपर जा रहा है, ये तो कहीं नहीं जा रहे ऊपर। इनसे पूछे कहाँ इनका वोट बैंक बढ़ा है, मुझे इजाजत दीजिएगा जरा 2 मिनट में मेंटेन किया 2 मिनट। एक तो ये जो बेल्ट वाली बात है, आप अपने गढ़ जो थे आपके, वहां से आप लोग इलेक्शन हारे हैं। अब आप लोग हर बार आप लोग कहते हैं धांधली धांधली धांधली। इज इट ऑल अबाउट धांधली, या कभी आप लोगों ने ये भी सोचा है कि एक जो ये 2 बयानियों की जंग है उसकी वजह से ना नुकसान हो रहा हो, वर्कर कंफ्यूज ना हो, फिर पिछली कारकर्दगी जितनी। फिर जो भट्टी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लीडर ऐसा जिसके एहसास से यहीं पे हो, रहता यहीं पे हो, इलाज यहीं पे कराता हो। इशारा आपके लीडर की तरफ। ठीक है, नवाज शरीफ साहब के लिए लंदन क्या कोई सेफ हेवन है? देखिए, सबसे पहली बात यह है, आप मिलिट्री कू करते हैं, आप लीडरों को खुद जलावतन करते हैं ना। मतलब सर वो खुद गए हैं, किसने जलावतन किया? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना, कारोबार क्यों बाहर है? मेडिकल ग्राउंड पे बेल ली। अगर 99 में कू हुआ था, एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया अभी था। की बात करते हैं ना, हिस्ट्री पे किसी दिन बात करेंगे ना सर। कारोबार कब बाहर शुरू हुआ और क्यों हुआ? नहीं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मियां साहब मेडिकल ग्राउंड पे जमानत लेकर गए ना। मैं मेडिकल ग्राउंड पे भी आता हूँ, आपने बार भेज दिया। उनके अपार्टमेंट तो जलावतनी से पहले किए बाय रेवन फील्ड्स। तो उसके अलावा आप अगर इवन सऊदी अरेबिया में देख लें, सऊदी अरेबिया भेजा, लंदन भेजा, 10 साल जला वतन रहे। वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म थे, ना तख्ता उल्टे ना बाहर जाते। नंबर 2, इलाज के हवाले से देखें,
इस मुल्क में बहुत बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। आप जितने स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स हैं, पहला कार्डियोलॉजी जब वजीर आला थे मियां नवाज शरीफ, मैं उधर आऊंगा, लेकिन मेरे एक दो सवाल, पहला कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट इस लाहौर शहर में उन्होंने बनवाया। आप मुझे इजाजत दें, एक दो सवाल मैंने आपसे पूछने। आपने कहा ना तख्ता उलटते ना बाहर जाते, ठीक है, तो यहाँ पर तख्ता उल्टा, मियाँ साहब खुद बाहर चले गए, जो लोग उनके लिए बाहर निकलते हैं उनको डंडे खाने के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। इस दफा पहली दफा हुआ है कि अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के, देखिए वो आसान डिसीजन नहीं था। मुल्क की तारीख में पहली दफा, पता है अरशद मलिक ने ये जजमेंट दी है, पता है किस दबाव के तहत दी है, पता है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है और क्या मुहर्रकात हैं, किसने निकाला है, कैसे निकाला है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कोई आम रूटीन में केस नहीं चला। मैं आ रहा हूँ उस तरफ। आप देखें कि ये अभी जो तो वीजा की एक्सटेंशन भी नहीं मिली ना सर। मैं अर्ज करता हूँ, ये जो तो आ जाए वापस, मेरे ख्याल में लोगों को लीड करें, कंफ्यूजन खत्म हो। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये केस डे टू डे चलाए जाते हैं। ऐसे मुकदमात आम आदमी जाए, उसका 2-2 साल फैसला नहीं होता। नवाज शरीफ के आपने सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जज बिठा के डे टू डे हियरिंग करवा के, और जज बशीर खुद कह रहा है करप्शन नहीं है, और दूसरे जज साहब जो थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो दुनिया से चले गए। वो क्या बता के गए, क्या करके गए, आपके सामने है। मैं कहता हूं, अगर मैं इस सारी बात को दुरुस्त भी मान लूं ना, आपके जितने भी लीडर्स हैं यहीं पर है ना सरफेस कर, ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, देखे ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कर रहे हैं, मियां साहब जब वापस आए हैं, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। वो मियां साहब ने भी, मियां साहब के साथ क्या नहीं हुआ, बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के बेटी के साथ जेल गए, कोट लखपत जेल में सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। एक फ्रिवलेस केस बनाया चौधरी शुगर मिल का, कोट लखपत से गिरफ्तार करके नैब ले गई उधर अपना ठोकरने आजबेग लाहौर में। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन केसेस का बैकग्राउंड क्या है। और देखें दूसरी तरफ एक थे, वो अब रिटायर हो गए हैं, वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आपकी नियाजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है, आप बेनिफिशियल ओनर हैं, मगर आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप एमडी नहीं हैं। यानी एक ही चीज के दो मेयार, एक को आप निकाल देते हैं बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, दूसरे को आप कहते हैं कि आप बेनिफिशियल ओनर नहीं, आप घर जाएं। मियां साहब वापस आएंगे? मियां साहब 100% वापस आएंगे। कब आएंगे? मैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने हमें इजाजत दी थी, मैंने ये पिछले हफ्ते भी एक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट वहाँ जमा कराई है। हम मियां नवाज शरीफ को यहाँ ला के उनकी ज़िंदगी को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकते। उनका साल सवा साल इलाज नहीं हुआ कोविड की वजह से, उनके हार्ट का प्रोसीजर लाजमी होना है, उनको दवाइयों पर मेनटेन किया जा रहा है। 70 साल उनकी उम्र है, उनकी 2 दफ़ा स्टंट डल चुके हैं, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। ये चीज हुकूमत बरतानिया को क्यों नहीं समझ आई? वो एक्सटेंड कर देते मेडिकल ग्राउंड पे वीजा, इतने बीमार थे। बरतानिया जो है वो विजिट वीजा मेडिकल ग्राउंड पे शायद नहीं एक्सटेंड कर सकती। अब हम ट्राइब्यूनल में जाएंगे तो अपना लीगली। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, वक्त खत्म हो। अल्लाह हाफ़िज़।